जब एक जहाज समंदर में होता है तो उसे न सिर्फ समुद्री तूफानों और बुलंद लहरों का मुकाबला नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे ना अचानक रुकावट का सामना भी करना पड़ता है, जैसे पायरेट्स अटैक। और सोमालियन पायरेट्स दुनिया भर में इस काम के लिए मशहूर हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के मुताबिक शिपिंग इंडस्ट्री हर साल $16 बिलियन का नुकसान उठाती है। इस नुकसान का भी सबब ट्रांसपोर्ट में डिलेज भी है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर पायरेट्स का है। सिर्फ कुछ खास जगह है जहां सोमालियन पायरेट्स अपने हमले करते हैं। एक तो सोमाली समंदर, दूसरा ग्वाडाफोई चैनल और तीसरी और सबसे अहम जगह है गल्फ ऑफ एडन। तमाम शिप्स जो एशिया से यूरोप जाते हैं वो स्विस कनाल के जरिए मेडिटेरियन सी में दाखिल होने के लिए गल्फ ऑफ एडन का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा गल्फ ऑफ एडन को इस्तेमाल करता है, जिसमें से ज्यादातर ऑयल ट्रांसपोर्ट वेसल्स होती हैं, और यही वो जगह है जहां सोमालियन पायरेट्स के हमले का खतरा है। इन्फो मोज़ैक की वीडियो में आपका फिर से खुशामदीद। ये मसला न कि सिर्फ पिछली कुछ सदियों में बल्कि हजारों सालों से पायरेसी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा मसला रहा है। पहले तो पायरेट्स इतने एडवांस नहीं थे, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से जहां पायरेट्स भी एडवांस हुए हैं तो एंटी पायरेसी टेक्निक्स और हथियार भी मजीद एडवांस हो गए हैं। गुड ट्रांसपोर्ट वेसल्स उनका मेन टारगेट होती हैं, क्योंकि इस किस्म की शिप्स में कम क्रू होता है, जबकि गुड्स की कीमत करोड़ों डॉलर्स होती है। ज्यादातर पायरेट्स का मकसद ये नहीं होता कि शिप्स के क्रू को कत्ल करें, बल्कि वो शिप्स पर कब्जा कर लेते हैं या कैप्टन को किडनैप कर लेते हैं या पूरी शिप को होस्टेज बना लेते हैं और शिपिंग कंपनी से करोड़ों डॉलर्स की मांग करते हैं। वो सिर्फ एक या दो बोट्स में नहीं आते, बल्कि वो कई बोट्स पर सवार होकर आते हैं, और इन ग्रुप्स में पायरेट्स की तादाद हजारों तक भी रिकॉर्ड की गई है। सबसे पहले वो शिप के करीब पहुंचकर कैप्टन को गन फायर से धमकाते हैं ताकि वो शिप रुक जाए। याद रखें कि कैप्टन का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, बल्कि शिप की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी कैप्टन पर होती है। इसके बाद वो ग्रिपिंग हुक्स इस्तेमाल करते हैं शिप पर चढ़ने के लिए। चढ़ने के बाद वो पहले कैप्टन और क्रू को होस्टेज बना लेते हैं, या कई केसेस में पूरी शिप किसी अनजान जगह ले जाते हैं। जब एक बार करोड़ों डॉलर्स के सामान वाली शिप इनके कब्जे में आ जाती है तो इसका ज्यादा चांस होता है कि शिपिंग कंपनी इन्हें कुछ $100,000 देकर बचा ले। लेकिन ये बात नहीं है कि प्राइवेट शिप इन मामलात से बचने के लिए कोशिश नहीं करती। पायरेट से बचने के लिए आजकल के एडवांस शिप्स भी किसी से कम नहीं है। जब एक शिप को पायरेट से करीब होने का खतरा होता है तो सबसे पहले उन्हें करीबी कोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। इसके बाद कैप्टन शिप की स्पीड बढ़ाता है। स्पीड बढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि पायरेट्स उन तक नहीं पहुंचेंगे, बल्कि तेज हरकत की वजह से शिप वेव पैदा करती है, जो पायरेट्स की छोटी बोट को शिप के करीब पहुंचने में बहुत मुश्किल बनाती है। अब जब तक कोस्टल अथॉरिटीज वेसल्स तक पहुंच जाती हैं, तो इस दौरान कैप्टन को क्रू मेंबर्स के साथ पायरेट्स का वक्त ज़ाया करना पड़ता है, और इस टास्क के लिए मुख्तलिफ एडवांस तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 वाटर कैनन्स हैं। वाटर कैनन्स तकरीबन तमाम शिप्स में लगाए जाते हैं और इन्हें पायरेट्स को रोकने का सबसे असरदार तरीका समझा जाता है। इस किस्म के नोजल शिप्स या वेसल्स के चारों तरफ लगाए जाते हैं। हर नोजल में सिर्फ 1 मिनट में 1350 गैलन समुद्री पानी को खारिज करने की सलाहियत होती है। मतलब हर गुजरने वाले मिनट में 5110 लीटर पानी, और वो भी अलग अलग नोजल से। ये इतना पानी है कि ये आम सा साइज का स्विमिंग पूल से 10 मिनट में भर सकता है। इसका प्रेशर 175 PSI या कार टायर की हवा का प्रेशर के 10 गुना ज्यादा है। इतने ज्यादा प्रेशर के साथ जब ये पायरेट्स पर लगता है तो उन्हें उनकी बोट से गिरा सकता है, और कुछ केसेस में उनके पूरे बोट्स को उल्टा कर सकती है। मैरीन ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना हुआ नोजल ऑपरेशंस रूम में से एक जॉयस्टिक की मदद से चलाया जाता है, और इसे ऑटो मोड पर भी सेट किया जा सकता है। जब इतने ज्यादा प्रेशर के साथ पानी पायरेट्स की बोट पर लगता है तो उनके चलने की सलाहियत में बड़ी कमी आ जाती है। उन्हें अपने बोट्स पर कंट्रोल हासिल करने में ज़्यादा वक्त लगता है। अगर वो फिर भी शिप के करीब पहुंच जाते हैं, या अगर उनके पास एक बड़ा योट है, तो उनके योट पर वाटर कैनन्स को निशाना बनाकर उनको दूर किया जा सकता है। वाटर कैनन के अलावा कई शिप्स में ऐसे व्हील्स भी लगाए होते हैं जिनमें पायरेट्स की बोट में पानी भरा जाता है। जब पायरेट्स की बोट करीब पहुंच जाती हैं तो ये व्हील चलाए जाते हैं। इसके बाहर से निकलने वाले पानी की वजह से पायरेट्स के बोट में पानी भर जाता है और बोट की स्पीड कम हो जाती है। इस सूरत में ऑनबोर्ड पायरेट्स को शिप से दूर हटना पड़ता है। जब ये दोनों तरीके काम नहीं करते तो पी ट्रैप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये शिप के दोनों तरफ बाहर निकले वाले हार्ड स्टील फ्रेम्स होते हैं।
जिसमें स्टील वायर्स जुड़ी होती हैं। जब पायरेट शिप के करीब आते हैं तो स्टील वायर्स को पानी में छोड़ा जाता है। पायरेट्स अक्सर ऐसी स्पीड बोट्स इस्तेमाल करते हैं जो प्रोपेलर के साथ होती हैं और ये स्टील वायर्स प्रोपेलर में फंस जाती हैं, जिससे बोट का इंजन अटक जाता है। पायरेट्स बोट्स के इंजन को स्टील वायर से निकालने की कोशिश करते हैं और इनका कीमती वक्त आखिर में ज़ाया होता है। एल रॉड या लॉन्ग रेंज एक्यूस्टिक डिवाइस, ये खास डिवाइस असल में एक साउंड बीम पैदा करती है जिसको सुनते ही कोई इंसान दूर भागना चाहेगा। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होती है और ये ऐसी आवाज़ में होता है। इसकी आवाज़ की पिच बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि इंसान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एल रॉड सिर्फ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में ही नहीं बल्कि प्रोटेस्ट को डिस्पर्स करने के लिए भी अमूमन इस्तेमाल होता है। इन तमाम तरीकों के अलावा पायरेट्स अटैक की सूरत में कई वेसल्स पर इलेक्ट्रिक फेंसेस भी लगाई जाती हैं। इस फेंस में करंट वोल्टेज इतना ज़्यादा नहीं होता कि कोई मर जाए, लेकिन इसे छूना भी इतना आसान नहीं होता। पर क्योंकि अगर ये फेंस हर वक्त वेसल पर लगी रहेगी तो शिप्स पर बैठी हुई चिड़िया भी मर सकती हैं। इस वजह से हमला खत्म होने के बाद इसे जल्दी से बंद कर दिया जाता है। अप्रैल 2009 में शिपिंग कंपनी मर्सेक अल्बाना की एक कार्गो शिप ने ओमान से कीनिया की तरफ सेल किया। सोमालिया के करीब लगभग 1000 पायरेट्स ने इस पर हमला किया और क्रू मेंबर्स को खतरे में डाल दिया। ये 200 साल में पहली दफा था जब पायरेट्स ने एक अमेरिकन शिप पर हमला किया था। जहाज में 21 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें शिप कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स भी शामिल थे। क्रू मेंबर्स ने फ्लेट का इस्तेमाल किया पायरेट्स को शिप से दूर भगाने के लिए और वाटर कैनन्स भी इस्तेमाल किए, लेकिन 2 सोमालियन पायरेट्स ने शिप पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की और वो डेक पर चढ़े और शिप को अपने कंट्रोल में ले लिया और क्रू मेंबर्स को कैप्टन को भी हॉस्टेज बना लिया। पायरेट्स ने कैप्टन को गन पॉइंट पर लाइफ बोट में डाला और उसे हॉस्टेज बनाकर भाग गए। उनकी मांग थी $2 मिलियन और इस बदले में वो कैप्टन को रिहाई देते। मैं आपको ये बता दूं कि लाइफ बोट्स में आमतौर पर लिमिटेड फ्यूल होता है और ये साबित है कि ऐसे हालात में वो दूर नहीं जा सकते। नेवी ऑफिसर्स ने लाइफ बोट को चेज किया। उनका मकसद था कि पायरेट्स को साहिल तक पहुंचने से रोके, क्योंकि अगर वो साहिल तक पहुंच गए तो उन्हें एक करप्ट मुल्क जैसे कि सोमालिया में ढूंढना मुश्किल हो जाता। नेवी ने एक हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किया जो लाइफ बोट के करीब लो फ्लाइंग में था और एक हवा का तूफान पैदा कर रहा था। इस वजह से पानी की लहरें लाइफ बोट को साहिल तक पहुंचने से रोक रही थी। आखिर में एक अमेरिकन शिप ने लाइफ बोट के रास्ते में अपनी जगह बनाई, रुकावट डालते हुए। उनका मकसद सिर्फ ये था कि पायरेट्स का वक्त ज़ाया हो जाए ताकि लाइफ बोट का फ्यूल खत्म हो जाए। 80 घंटों बाद जब फ्यूल आखिर में खत्म हो गया, पायरेट्स राजी हो गए मुज़ाकरात करने के लिए। उनकी मांग थी कि उन्हें सोमालिया के साहिल पर ले जाया जाए, वरना वो कैप्टन फिलिप्स को कत्ल कर देंगे। लाइफ बोट में कुल मिला के 3 पायरेट्स थे जिन्होंने कैप्टन को कैद में लिया था। अगर नेवी ने एक भी गलत कदम उठाया तो इसका नतीजा कैप्टन की मौत होती। नेवी ने 3 स्नाइपर्स को बुलाया और फैसला किया कि 500 मीटर की दूरी से तीनों पायरेट्स को एक साथ खत्म कर दिया जाए। पोजीशन सेट करने और सही वक्त का इंतजार करने में कई घंटे लग गए और आखिर में वो लम्हा आया जब तीनों पायरेट्स स्नाइपर्स के निशाने में एक साथ आ गए। तीनों ने अपने ट्रिगर्स को एक साथ दबाया और आखिर में पायरेट्स को खत्म करके कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स को बचा लिया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इन्फो मोज़ैक की ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आप दुनिया के कुछ ऐसे ही वाक़यात जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।